नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानून की पड़ताल कर रहे हैं जो जो असल में एक कानून कम और एक किला ज्यादा लगता है। एक ऐसा किला जो बना तो 1949 में था, लेकिन आज भी झारखंड के 6 जिलों में एक पूरी संस्कृति को, एक पूरे समाज को, मतलब बाहरी दुनिया के थपेड़ों से बचाने के लिए खड़ा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में है। और हमारा मकसद सिर्फ इसके नियम कानूनों को समझना नहीं है, बल्कि उस सोच को पकड़ना है जिसने इस किले की नींव रखी। हम देखेंगे कि इस किले के अंदर जिंदगी कैसे चलती है, कौन इसके पहरेदार हैं और इसकी सबसे ऊंची और मोटी दीवारें कौन सी हैं जो इसे इतना, क्या कहते हैं, अभेद्य बनाती हैं। और ये किला सिर्फ पत्थर और गारे का नहीं है, ये सोच, परंपरा और नियमों का बना है। इसका एक ही मूल मंत्र है, समुदाय का वजूद। किसी एक व्यक्ति की आर्थिक आज़ादी से कहीं ज्यादा जरूरी है। और यही वो बात है जो आज, मतलब 75 साल बाद भी, इसे इतना विवादास्पद और इतना जरूरी दोनों बनाती है। तो चलिए इस किले की नींव से ही शुरू करते हैं। आखिर इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था कि एक पूरे इलाके को ऐसा कानूनी कवच की जरूरत पड़ गई? इसके लिए हमें 100 साल और पीछे जाना होगा, 19वीं सदी में। उस वक्त अंग्रेजों की नई नई लगान नीतियां आ रही थीं और उनके साथ आ रहे थे साहूकार और जमींदार, जिन्हें स्थानीय लोग दिक्कू या बाहरी कहते थे। स्रोत बताते हैं कि ये लोग आदिवासियों की सादगी का फायदा उठाकर कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प रहे थे। नतीजा 1855 का संथाल हूल, यानी एक भयानक विद्रोह। हजारों लोग मारे गए। अच्छा, तो ये कानून उस विद्रोह की आग से निकला है। मतलब ये सिर्फ जमीन बचाने का तरीका नहीं था, बल्कि शांति बनाए रखने की कोशिश भी थी। बिल्कुल। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि इस इलाके को अगर शांत रखना है तो यहाँ के लोगों के जीने के तरीके में दखलंदाजी बंद करनी होगी। तो उन्होंने 1872 में एक नियम बनाया जिसका साफ मकसद था संथाल जनजातियों को बाहरी शोषण से बचाना। हमारे एक स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है, कानून का पूरा मकसद ये पक्का करना था कि आबादी अपनी पुश्तैनी जमीन पर बिना किसी रोक टोक के काबिज रहे। 1949 का कानून वो इसी नींव पर खड़ा किया गया। ये कोई नया आविष्कार नहीं था, बल्कि पुराने बिखरे हुए नियमों को इकट्ठा करके उन्हें और मजबूत बनाने की एक कोशिश थी। तो मतलब इस किले की नींव डर और विद्रोह की जमीन पर रखी गई थी ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। ठीक है, नींव तो समझ आ गई। अब जरा किले के अंदर चलते हैं। यहाँ का कामकाज कैसे चलता है, कौन फैसले लेता है? अंदर की व्यवस्था भी बहुत दिलचस्प है। गांव को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है खास गांव। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो गांव थे जिनका कोई पारंपरिक मुखिया नहीं था या मुखिया का पद खाली था, तो सरकार सीधे इनका कामकाज देखती थी। और दूसरे जो ज्यादातर है वो है गैर खास गांव, जहां गांव का अपना एक मुखिया होता है। अच्छा, गांव के मुखिया की बात करें तो 2 शब्द बार बार आते हैं, एक प्रधान और दूसरा मुलरैत। मुझे तो ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, दोनों ही गांव के लीडर हैं। क्या ये बस एक ही पद के 2 नाम हैं या इनकी भूमिकाओं में जमीन आसमान का फर्क है? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए कि प्रधान गांव का सीईओ है और मुलरैत उस कंपनी का फाउंडर है। प्रधान की नियुक्ति होती है और ये नियुक्ति भी एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से होती है। गांव के कम से कम 2/3 जमाबंदी रैयतों की सहमति जरूरी है। एक मिनट, ये जमाबंदी रैयत कौन है? क्या इसका मतलब गांव का हर कोई है? नहीं, जमाबंदी रैयत का मतलब है वो किसान जिनका नाम और जिनकी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में बाकायदा दर्ज है। एक तरह से ये गांव के वो नागरिक हैं जिनके पास जमीन का मालिकाना हक है और गांव के मामलों में बोलने का अधिकार भी। तो प्रधान को इनकी मंजूरी से ही चुना जाता है, लेकिन एक बार चुन लिए जाने के बाद ये पद पुश्तैनी हो जाता है। क्या? ये तो बड़ी अजीब बात है। शुरुआत लोकतंत्र से और फिर राजतंत्र का। हाँ, उसके बाद उसका सबसे लायक वारिस ही प्रधान बनता है। और मूल रैयत का क्या रोल है फिर? मूल रैयत का पद चुनाव या नियुक्ति से नहीं मिलता, वो विरासत में मिलता है। मूल का मतलब है जड़। ये उस परिवार का वंशज होता है जिसने सबसे पहले जंगल साफ करके उस गांव को बसाया था। तो उसका सम्मान और अधिकार ऐतिहासिक है, प्रशासनिक नहीं। वो गांव का संस्थापक प्रतीक है। उसके पास कुछ खास अधिकार होते हैं,
जैसे वो अपनी मूल रैयती हिस्सेदारी किसी को बेच सकता है, लेकिन उसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत लगेगी। तो एक तरह से एक गांव का मैनेजर है और दूसरा गांव का संरक्षक। स्रोत बताते हैं कि प्रधान के काम भी बहुत सारे हैं, लगान वसूलने से लेकर गांव के रास्तों, तालाबों और चारागाह की देखभाल करने तक। ये तो पूरी एक सरकार चलाने जैसा है। बिल्कुल, और उसकी जवाबदेही भी तय है। उसे अपनी या अपने परिवार की जमीन को सिक्योरिटी के तौर पर रखना होता है। अगर वो लगान जमा करने में गड़बड़ी करे, गांव की साझा संपत्ति को नुकसान पहुंचाए या मतलब अपने कर्तव्यों का पालन न करे, तो डिप्टी कमिश्नर उसे पद से हटा भी सकता है। तो व्यवस्था पूरी तरह से संरक्षित है। अब तक जो हमने सुना वो तो एक प्रशासनिक ढांचे की बात थी। ये किले के अंदर का नक्शा है। लेकिन अब हम उस नियम पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। एक ऐसा नियम जो कहता है कि आप अपनी जमीन बेच ही नहीं सकते। ये इस किले की सबसे मोटी दीवार है ना? ये कैसे काम करता है? साफ साफ कहता है कि कोई भी रैयत यानी किसान अपनी जमीन किसी भी तरीके से किसी को नहीं दे सकता। न बेच सकता है, न गिफ्ट कर सकता है, न गिरवी रख सकता है, न वसीयत में दे सकता है। ऐसा कोई भी सौदा, चाहे वो लिखा पढ़ी में हो या जुबानी, पूरी तरह से गैर कानूनी और अवैध माना जाएगा। एक मिनट, ये तो बहुत ज्यादा सख्त है। मतलब अगर किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो अपनी जमीन बेचकर पैसा नहीं जुटा सकता। आज के जमाने में ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या इसका कोई अपवाद, कोई तोड़ नहीं है? अजीब लगता है, लेकिन कानून बनाने वालों की सोच साफ थी। उन्हें डर था कि अगर एक भी खिड़की खुली छोड़ी तो साहूकार और जमीन माफिया पूरी फसल ही काट ले जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ बहुत ही सीमित और खास अपवाद हैं, और ये अपवाद ही इस कानून की आत्मा को और साफ कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे एक आदिवासी किसान अपनी जमीन बेच सकता है, लेकिन सिर्फ उसी इलाके के किसी दूसरे आदिवासी किसान को ही। अच्छा। मतलब जमीन समुदाय से बाहर नहीं जाएगी। एक संथाल अपनी जमीन अपनी बहन या बेटी को गिफ्ट कर सकता है, फिर से वही बात, जमीन परिवार में ही रहेगी। या फिर कोई अपनी विधवा माँ या पत्नी के गुजारे के लिए अपनी आधी जमीन तक दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत चाहिए। तो ये अपवाद भी उस किले की दीवारों को मजबूती कर रहे हैं। ये लेन देन की इजाजत नहीं दे रहे, बल्कि समुदाय के अंदर ही जमीन के बने रहने को पक्का कर रहे हैं। ये तो एक तरह का बंद बाजार है। बिल्कुल। और ये दीवार इतनी मजबूत है कि अदालत भी किसी किसान की जमीन की नीलामी का आदेश नहीं दे सकती, चाहे उस पर कितना भी कर्ज क्यों ना हो। सिर्फ खेती बाड़ी के लिए कुछ सरकारी बैंकों से लोन लेने के लिए जमीन को गिरवी रखा जा सकता है, लेकिन वो भी ऐसा बंधक होता है जिसमें बैंक जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। और अगर कोई इन नियमों को तोड़कर जमीन खरीद ले, तो मान लीजिए किसी ने गुपचुप तरीके से सौदा कर लिया, तो कानून में उसकी भी काट है। अगर किसी आदिवासी की जमीन धोखे से या गैर कानूनी तरीके से किसी ने ले ली है, तो डिप्टी कमिश्नर के पास ये अधिकार है कि वो उस सौदे को रद्द कर दे और जमीन वापस असली मालिक या उसके वारिसों को सौंप दे, बिना कोई मुआवजा दिए। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। ये तो हुई निजी जमीन की बात, जिसे एक तरह से ताले में बंद कर दिया गया है। लेकिन गांव में सिर्फ निजी खेत तो होते नहीं। वो जमीन जो सबकी है, जैसे बंजर जमीन या चारागाह, उसका क्या? क्या उस पर भी बाहरी लोगों के आने पर रोक है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि समुदाय सिर्फ निजी खेतों से नहीं बनता, वो साझा संसाधनों से बनता है। और इस कानून ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है। कानून साफ कहता है कि गांव की बंजर जमीन और खाली जमीन वो गांव के जमाबंदी रैयतों की साझा संपत्ति है। अगर उस जमीन को खेती के लायक बनाना है, तो उस पर पहला हक गांव के ही किसानों का होगा। मतलब किले के अंदर जो साझा जमीन है, वो भी किले वालों की ही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मान लीजिए गांव में कोई ऐसा गरीब इंसान है जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, वो जमाबंदी रैयत नहीं है, क्या उसे वो बंजर जमीन मिल सकती है? हाँ, उसे मिल सकती है। कानून कहता है कि गांव के जमाबंदी रैयतों के बाद दूसरा हक गांव के ही गैर जमाबंदी रैयतों का है। यानी वो लोग जो गांव में रहते तो हैं, पर जिनके नाम कोई जमीन नहीं है। लेकिन असली सवाल तब उठा जब लोगों ने इसकी व्याख्या ये करनी शुरू कर दी कि गैर जमाबंदी रैयत का मतलब गांव के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और यहीं से बाहरी लोगों के लिए दरवाजा खुल सकता था। बिल्कुल। और ये मामला अदालत तक पहुंचा। एक बहुत अहम फैसले में अदालत ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी।
अदालत ने कहा कि बंजर जमीन का बंदोबस्त गांव के बाहर के किसी भी व्यक्ति के नाम पर नहीं किया जा सकता। कानून का इरादा गांव के संसाधनों को गांव के लोगों के लिए सुरक्षित रखना है, बाहरी लोगों को बसाना नहीं। अदालत ने साफ किया कि गैर जमाबंदी रैयत का मतलब भी गांव के अंदर रहने वाला भूमिहीन व्यक्ति है, दिल्ली या मुंबई में बैठा कोई निवेशक नहीं। वाह तो मतलब ना सिर्फ निजी जमीन को बाहर जाने से रोका गया है, बल्कि गांव की साझा जमीन पर भी बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है का बोर्ड लगा दिया गया है। ये किला तो सच में हर तरफ से बंद है। हाँ, और अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को ये शक्ति भी दी है कि अगर कोई अधिकारी गलती से या मिलीभगत से ऐसी कोई जमीन किसी बाहरी को दे देता है तो उस फैसले को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि ये कानून के मूल भावना के ही खिलाफ है। तो आज की हमारी पड़ताल से जो तस्वीर उभर रही है वो एक ऐसे कानून की है जो सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। ये मुखियाओं की एक अनोखी परंपरा को जिंदा रखता है, जमीन को बाजार की चीज बनने से रोकता है और गांव के साझा संसाधनों को समुदाय के लिए बचाकर रखता है। ये कानून बनाने वालों की एक बहुत साफ सोच को दिखाता है। उन्होंने एक समुदाय की जीवन शैली, उनकी संस्कृति और उनकी जमीन से उनके जुड़ाव को बचाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। इस कानून में अपील और समीक्षा के जितने भी अधिकार डिप्टी कमिश्नर को दिए गए हैं, वो सब इसी एक सिद्धांत की रक्षा के लिए हैं। ये वाकई में व्यक्तिगत आजादी और सामुदायिक सुरक्षा के बीच के उस सदियों पुराने द्वंद्व पर सोचने को मजबूर करता है। एक तरफ एक व्यक्ति का अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का हक है, और दूसरी तरफ पूरे समुदाय का अस्तित्व है जो शायद उस एक हक की वजह से खतरे में पड़ सकता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये कानून 1949 में शोषण रोकने और एक खास तरह के कृषि समाज को बचाने के लिए बनाया गया था। आज 21वीं सदी में जब उसी समाज के युवाओं की आकांक्षाएं बदल रही हैं, वो अच्छी शिक्षा, नौकरी और बेहतर जिंदगी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो जमीन का ये बंधन उनके लिए क्या मायने रखता है? क्या ये कवच अब कुछ लोगों को पिंजरा लगने लगा है? भविष्य में इस मजबूत संरक्षणवाद और व्यक्तिगत आर्थिक तरक्की की चाहत के बीच का तनाव उन्हीं समुदायों के लिए क्या रूप लेगा जिनकी रक्षा के लिए ये किला बनाया गया था?